ओके, गुंजन चंदवानी का यस आया है। ओके, फ्रॉम शिरीष वीरेंद्र, ओके यस यस आया है। फ्रॉम वंशिका वसुंदानी यस, ओके ठीक है, चलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम मैं आप सभी का सांदीपनि मुनि गुरुकुल में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि आपने आपका कीमती समय निकालकर इस पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आने का सहभाग लिया और साथ ही अपना समय दिया। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला जो 1 घंटा रहेगा या फिर उसके ऊपर जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान रहेगा और आप इससे कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ सीख कर जाओगे। तो ये मैं प्रोग्राम जो है पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक प्रकार से ये पेरेंट्स के लिए भी गुरुकुल ही है, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे भी, आज हम लोग कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गुरुकुल एजुकेशन किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। तो आप लोग प्लीज फोन स्क्रीन पर जो स्लाइड है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस में पहला पॉइंट है पंचकोश और गुरुकुल, यानी कि पंचकोश विकास और ये सांदीपनि मुनि गुरुकुल अथवा गुरुकुल एजुकेशन का क्या महत्व है, ये किस प्रकार से निगड़ित है, पंचकोश और गुरुकुल। फिर दूसरा है गुरुकुल एजुकेशन, यानी कि गुरुकुल में जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं उसका क्या उपयोग है। और तीसरा है सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपके बच्चे गुरुकुल में क्या सीखेंगे, वो गुरुकुल में कौन सी विद्या लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में पेरेंट्स का रोल क्या है, चौथा जो पॉइंट है वो उसमें पेरेंट्स का रोल क्या है इस गुरुकुल में। और सबसे आखिरी है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो इस प्रकार से हमारी रूपरेखा रहने वाली है इस पूरे क्लास की, जिसके अंदर हम लोग ये जो 5 मुद्दे हैं इसको हम लोग संपूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे और हर एक कड़ी को जोड़कर हम लोग कुछ निष्कर्ष पे आने का प्रयास करेंगे। तो कुछ नियम इस प्रकार से है ये पूरे सेमिनार के, जो हम लोग गुरुकुल में भी इन नियमों को हम लोग करते हैं, तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज ही से की जाए। हरी बोल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना माइक और ऑडियो सब बंद रखिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना माइक और ऑडियो सब बंद रखे, वीडियो भी बंद रखे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज की चर्चा के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कृपया आप आपका ध्यान पूर्णतः आपके फोन के ऊपर अथवा आपके लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन दिख रही है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो माता पिता नोट्स निकाल सकते हैं बहुत ही उत्तम रहेगा, ताकि आपको इसमें से कुछ डिस्कशन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ डाउट्स रहेंगे, आप पूछ सकते हो। तो ये पूरे सेमिनार में कुछ नियम हम लोग आज फॉलो करेंगे। सबसे पहला नियम ऐसा है कि कोई भी बीच में से प्रश्न नहीं पूछेगा। जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो कोई भी बीच में से प्रश्न नहीं पूछेगा। अंततः क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रश्न करने के लिए। तो आप लोग जब पूरा सेमिनार चल रहा है, आप लोग एक बुक और पेन लेकर अपने प्रश्न अपने आप लिख सकते हो। फिर उसके उपरांत चैट बॉक्स में, जूम में एक फैसिलिटी चैट बॉक्स, आप लोग वहां पे अपना प्रश्न लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। फिर अंततः लास्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरुकुल के साइड से वो प्रश्न मुझे पढ़ के बताएंगे और मैं वो प्रश्नों का क्रमांक अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग प्लीज ये चीज को नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन रहने वाला है कि हमारा गुरुकुल किस प्रकार से कार्य करता है। तो आपको इसमें कोई भी शंका अथवा डाउट रहेगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो सकता है। तो आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा और 1 घंटे तक आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपके लिए। आप बहुत कुछ सीखोगे इस 1 घंटे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आकर्षक ऐसा एक पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो मैं वापस स्वागत करता हूँ सारे पालकों का, सारे बच्चों का और अन्य लोगों का जो आज हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सांदीपनि मुनि गुरुकुल नासिक से। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हम लोग अभी पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पंचकोश। पंचकोश, पंच का मतलब होता है 5 और कोश का मतलब होता है ट्रेजरी। आपको पता होगा कि किसी भी सरकारी दूतावास में अथवा सरकारी ऑफिस में एक कोश होता है, अथवा किसी राजा के पास में भी एक कोश होता है, आप सबको पता है ये बात।
कोश अर्थात ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीजें स्टोर की जाती है, कोई चीजें संभाल के रखी जाती है, उसको हम लोग कोश बोलते हैं। उसको हम लोग शब्दशः उसका मतलब है कि उसको हम लोग कोश बोला जाता है। यहाँ पे कोई चीज रखी जाती है अथवा स्टोर की जाती है और समय आने पे उसका उपयोग किया जाता है। जब सही समय आता है उसका उपयोग किया जाता है, उसको वहां पे संभाल कर रखा जाता है। तो ये जो 5 कोश है, इसको पंच पंच संस्कृत में 5 को पंच बोला जाता है। पंचम यहाँ पे पंच बोला जाता है। तो ये पंचकोश हमारे शास्त्रों के तैत्तिरीय उपनिषद अथवा आयुर्वेद से लिया गया एक एनालॉजी है, जो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा, ये पूरे गुरुकुल के डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के पहले। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहने वाला है, सारे पेरेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के एक सेक्शन में पंचकोश का वर्णन आता है, फिर उसके उपरांत टीवी बंद कर दे। क्षमा कीजिएगा, मैंने सेटिंग्स में म्यूट ऑल कर दिया है, तो अभी अंततः ही आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पुनः। तो 5 कोशों का वर्णन आता है शास्त्रों में, पंच कोशों का वर्णन आता है। तो सर्वप्रथम जो कोश है वो है अन्नमय कोश। क्या है? अन्नमय कोश। अन्न का अर्थ क्या होता है? अन्न का अर्थ होता है खाना, यानी कि फूड। फूड यानी कि खाना, यानी कि भोजन। जो हम लोग घर पे अन्न खाते हैं, जो हम लोग किस प्रकार का भोजन खाते हैं, ये अन्नमय कोश होता है। अभी आप विचार कर रहे होंगे कि इसका और गुरुकुल का क्या संबंध है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो शरीर है, जो इंसान का शरीर है, वो इन 5 कोशों से बना हुआ है। आप सबको 5 तत्व तो पता ही होंगे, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं ये तत्व, जिसमें पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु और पांचवा है आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और उसी के आधार पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का वर्णन आता है। अभी इसका और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता है, बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। ऐसा समझ लीजिए कि पंचकोश विकास और गुरुकुल शिक्षा एक ही नैया के अंदर बैठकर जाने वाले मुसाफिर है, एक ही नैया के अंदर बैठे हुए हैं। अगर पंचकोश विकास नहीं होगा तो गुरुकुल शिक्षा का कुछ मतलब नहीं बनता, और अगर गुरुकुल शिक्षा है, इसका मतलब वहां पे पंचकोश विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पंचकोशों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग चाणक्य नीति, चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? चाणक्य पंडित बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर सा एक चाणक्य पंडित जी ने एक श्लोक बताया है। लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। मैं पुनः बोलता हूं, लालयत पंचवर्षाणि। लालयत का अर्थ क्या होता है? प्यार करना। अगर किसी बच्चे को हम लोग किसी बच्चे को प्यार कब तक करना चाहिए? तो उसके 0 से लेके 5 साल की उम्र तक उसको बहुत सारा प्यार करना चाहिए, लालन करना चाहिए, बहुत अधिक अधिक मात्रा में उसको प्रेम करना चाहिए। लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़यत। और जब वो बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, जब वो 10 वर्ष से का हो जाएगा, 10 वर्ष से आगे बढ़ने लगेगा, तब उसका ताड़न शुरू करना है। क्या शुरू करना है? उसका ताड़न शुरू करना। ताड़न अथवा उसको पनिश करना उसके गलत काम के लिए। ताड़यत दश वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे यानी कि 16। जब वो 16 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो, आप एनोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्या बताया है? 0 to 5 या फिर 0 to 10 पकड़ लीजिए आप। 0 to 5 अथवा 10 तक किसी भी बच्चे को प्यार करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में उसको बहुत सारा लालन करना चाहिए, बहुत सारा प्यार करना चाहिए। उसके उपरांत जब वो 10 वर्ष से आगे बढ़ने लग जाता है, 16 वर्ष तक, उसका बहुत ताड़न करना चाहिए। ताड़न का अर्थ क्या होता है? पनिश करना फॉर हिज रॉन्ग एक्टिविटीज, उसके दुष्कार्य के लिए उसको पनिश करना चाहिए। उसके उपरांत क्या बताया गया है? षोडश। अगर कोई बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, 16 वर्ष का हो जाता है, उसके साथ तभी मित्र बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उसके साथ तभी मित्र बनना चाहिए। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसका दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी एक एनोलॉजी है, जो चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में इसका वर्णन करते हैं। अर्थशास्त्र में भी बहुत बार इसका वर्णन आता है। तो अन्नमय कोश, अभी देखिए,
हम लोग जो मॉडर्न स्कूल्स में सीखते हैं, ठीक है, हम लोग जो मॉडर्न स्कूल्स में बच्चों को ब्लेजर पहन के, अच्छी पैंट पहन के और अच्छा एकदम टाइट शर्ट पहन के और स्पाइक्स लगा के या फिर जो भी मॉडर्न फैशन ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार बच्चों को भेजते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि वो मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? क्या आपने कभी खुद से प्रश्न पूछा है कि इससे मेरे बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि वो तो पाठशाला जा रहा है, वो तो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाके क्या कर रहा है? वो स्कूल जाके अलग-अलग विषय सीख रहा है जो उसका बस नॉलेज बढ़ा रहे हैं। उसका नॉलेज बढ़ा रहे हैं किस चीज़ के लिए? तो पैसा कमाने के लिए, अर्थात मटेरियल गेन्स पाने के लिए। पर दैट इज़ नॉट इनफ। उतना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है एक मानव जीवन के कल्याण के हेतु। मानव जीवन के कल्याण के हेतु के लिए वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और उससे बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। उससे बच्चे का संपूर्ण विकास पूरी तरह से स्थगित हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। उससे बच्चे का संपूर्ण विकास पूरी तरह से रुक जाता है, पूरी तरह से स्थगित हो जाता है। तो हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अथवा वैदिक पेरेंटिंग के अंदर ये 5 कोशों का वर्णन आता है। अभी हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो बहुत उत्तम रहेगा। पहला है अन्नमय कोश। अन्न का अर्थ होता है प्रसाद यानी कि फूड। अन्न का अर्थ होता है प्रसाद यानी कि फूड, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उससे क्या बनता है? हमारी हड्डियां बनती है, ओके, हमारा फ्लैश बनता है, हमारे शरीर डेवलप होता है, हम लोग बढ़ते हैं उससे। बॉडी के अंदर अलग विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग लेते हैं, उससे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। पर वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे अन्न पे डिपेंड करती है। हिंदी में एक बहुत सुंदर कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। पर अभी इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट कीजिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन और शरीर। जैसा होगा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और आपका शरीर। जब आपका मन और शरीर संतुलित होता है, वो अन्न हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी अन्न किस प्रकार का होना चाहिए? सर्वप्रथम तो अगर हमें बच्चे का अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का अर्थात उसका ग्रॉस बॉडी, उसके फिजिकल बॉडी जो है, जो हमको बाहरी रूप से दिख रही है, ठीक है, उसको 2 हाथ है, 2 पैर है, एक शरीर है, एक मुंह है उसको, ठीक है, 2 कान है, एक नाक है, 2 आंखें है, ये ग्रॉस बॉडी बोला गया है इसको, इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी बोला गया है। तो ग्रॉस बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पर सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट होना ही काफी नहीं होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके अंदर क्वालिटीज भी होना चाहिए, उसके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। अगर उसमें राजसिक गुण रहेंगे अथवा तामसिक गुण रहेंगे उस अन्न में, उस भोजन में, तो वो बच्चे के जो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, ये पांचों की पांचों कोश जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। क्या है? आपस में संपूर्णतः रूप से इंटरलिंक्ड है। ये पांचों की पांचों कोश अपने आप में इंटरलिंक्ड है। तो अन्नमय कोश में आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। उसको ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, साथ ही साथ उसको ज्यादा फ्राइड अथवा बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अनहेल्दी यानी कि नॉन वेज आता है उसके अंदर, ठीक है, एग आता है, फिश आता है और ऐसा भी कुछ जो किसी जानवर को मारकर प्राप्त किया जाता है, ऐसा अन्न का त्याग करना चाहिए। तो उससे उसके अन्नमय कोश की रक्षा हो जाएगी। उसमें क्या होना चाहिए? गाय का दूध, प्रचुर मात्रा में देसी गाय का दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीजों का इंक्लूजन अन्नमय कोश में होना चाहिए। अभी अन्नमय कोश में क्या होना चाहिए? और प्रोटीन्स भी होना चाहिए बहुत सारे। किस प्रकार के प्रोटीन्स होना चाहिए? तो स्प्राउट्स होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ में सब्जी, दाल, राइस, चावल, रोटी, ये सारी चीजों का अगर एक संपूर्ण आहार, बैलेंस डाइट अगर बच्चे को दिया जाएगा तो उससे उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी। उसमें क्या आएगी? उसके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगेगी, उसके अंदर ऊर्जा आने लगेगी कोई भी कार्य करने के लिए। अभी अन्नमय कोश का विकास कब होने लगता है? तो आप लोग नोट कर सकते हो, जब वो 0 to 5 यानी कि जब वो जन्म लेता है और 5 वर्ष का होता है, तब तक उसके शरीर में अन्नमय कोश का विकास होता रहता है। अभी आप बोलोगे प्रभु जी मतलब उसके बाद 5 वर्ष का होने के बाद क्या उसका अन्नमय कोश का विकास रुक जाता है? नहीं। जैसे कि एक घड़ा होता है, ठीक है, अभी उस मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए हम लोग जब गीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो गीली मिट्टी से एक घड़ा बन जाता है। पर भविष्य में उसके अंदर जितना बड़ा घड़ा बनेगा उतना ही उसके अंदर पानी रुकेगा, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार से हम बच्चे को बचपन से, जब वो जन्म लेता है और 5 वर्ष तक जिस प्रकार का उसको आहार देते हैं, जिस प्रकार के से उसके आहार के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से वो आहार लेना शुरू करता है जब वो खुद खाने लगता है।
अगर हम बचपन से उसको सेरेलैक अथवा दूध के अंदर बिस्किट डुबो के खाना, अथवा दूध के क्या मैं तो बहुत सारी चीजें देखी है बच्चों के अंदर गुरुकुल में, जो दूध में बिस्किट डुबा के खाते हैं अथवा पानी में बिस्किट डुबा के खाते हैं, और कुछ भी नूडल्स खा लेते हैं, हक्का नूडल्स खा लेते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे। इससे क्या हो रहा है, वो पहले तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है, सही मात्रा में प्रोटीन्स विटामिन उनको सही एज में नहीं मिला। इसके कारण क्या होता है, वो कुपोषित बनने लगते हैं जब वो 8-9 वर्ष के होने लगते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है हमारे गुरुकुल में, जो बहुत पतले हैं, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पतले बच्चे हैं, क्योंकि बचपन से उनके आहार पे ध्यान न दिया गया। तो उनका अन्नमय कोश क्या हुआ, बिल्कुल भी विकृत हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल विकृत हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो होता है अन्नमय कोश पे, यानी कि हमारे प्रसादम पे, हमारे खाने पे। हम लोग जो जिस प्रकार का आहार ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना उपयुक्त है और बच्चे की उन्नति के लिए कितना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसा आहार लेगा उसमें वैसी एनर्जीज क्रिएट होगी, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म वैसा रहेगा, उसमें स्टोर्ड एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो इसके लिए क्या बोला गया है, इसको अन्नमय कोश। क्या है, अन्नमय कोश, कोश मतलब ट्रेजरी। उसमें उस प्रकार की एनर्जी बनेगी, उस प्रकार का मेटाबॉलिज्म डेवलप होगा, उस प्रकार की बॉडी के अंदर फंक्शनैलिटी डेवलप होगी आने वाला फिजिकल डाइट खाने के लिए 5 वर्ष के आगे। तो उसके लिए बचपन से ही बच्चों को सब्जी, रोटी, दाल, चावल और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने की आदत डालना चाहिए। और नॉनवेज तो पूर्णतः रूप से बंद कर देना चाहिए, पूर्णतः रूप से। नॉनवेज के लिए कोई भी 1% भी जगह शास्त्र में बताई नहीं गई है। वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी है, राजसिक है, तामसिक है, वो बहुत ज्यादा अपने नेचर में। और उसको खाने से अभी आपको मैं आगे बताऊंगा तो आप लोग बहुत हचबच्चका हो जाओगे आप लोग, कि ये किस प्रकार से बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिर अन्नमय कोश हो गया, अभी उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राणमय कोश। अभी प्राणमय कोश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेवलप होने का जो एज है, प्राणमय कोश का डेवलप होने का जो एज बताया गया है शास्त्र में, वो है 6 से लेके 10 वर्ष। 6 से लेके 10 वर्ष तक इसका डेवलपमेंट का एज बनाया गया है। अभी प्राण का अर्थ क्या होता है, लाइफ एनर्जी। प्राण का अर्थ होता है लाइफ एनर्जी। जिस प्रकार से किसी भी अगर मैंने फुटबॉल को एक फुटबॉल फील्ड पे रख दिया, ठीक है, अगर मैंने फुटबॉल को फुटबॉल फील्ड पे रख दिया और मैंने ऐसा कामना की कि बस वो फुटबॉल अपने आप हिल जाए, क्या हिलेगा, क्या वो नहीं हिलेगा। उसको हिलाने के लिए मुझे किक मारना पड़ेगी, इसका मतलब मुझे एक्सटर्नल एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं पुनः बताता हूँ, एक फुटबॉल को अगर मैंने फुटबॉल फील्ड पे रख दिया, उसको मैं अगर मैंने बस मन से कामना की कि वो फुटबॉल खुद ब खुद हिल जाए, तो वो हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। उसको हिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किक मारना पड़ेगी, मुझे उसको एक बहुत जोर से किक मारना पड़ेगी, अर्थात मुझे अपनी एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा, एक लाइफ एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा उस फुटबॉल को किक मारने के लिए। उसी प्रकार से हमारा जो मानव शरीर है, इसको चलाने हेतु एक एनर्जी है, जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, ठीक है, एक एनर्जी जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, प्राणिक बॉडी बोला जाता है, उसको सटल बॉडी बोला जाता है। पहला क्या हुआ, ग्रॉस बॉडी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश इज सटल बॉडी। अभी हमारी ग्रॉस बॉडी को चलाने के लिए, अर्थात हमारे शरीर को चलाने के लिए अंदर एक सटल बॉडी है जो एक्ट करती है, अंदर एक सटल बॉडी है जो एक्ट करती है। तो उसको बोला जाता है प्राणिक बॉडी। आई रिक्वेस्ट मोहिनी पाटिल हु इज, अच्छा, I request them to please don't use pen on the screen. Okay, so प्राणिक बॉडी हेल्प किसके लिए करती है, तो ग्रॉस बॉडी को चलाने के लिए। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर फंक्शनैलिटी ऑफ द ग्रॉस बॉडी। हमारा जो शरीर है उसको चलाने के लिए प्राणिक एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारा शरीर चलेगा ही नहीं, उसको बोला जाता है प्राणमय कोश। अब ये प्राणमय कोश जो होता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर हम लोग मॉडर्न साइंटिफिक टर्म में देखा जाए, क्योंकि अन्नमय कोश में तो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, फ्लैश है, स्किन है, ठीक है, हेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, नोज है, आईज है, ईयर्स है। अभी प्राणमय कोश में क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर के सटल एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं। उसमें क्या है, खून, ठीक है, गुड ब्लड ले लीजिए, बैड ब्लड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में प्राण के अंदर हमारी ऑक्सीजन हम लोग जो हवा लेते हैं बाहर से, ठीक है, वायु जिसका हम लोग ब्रीथ करते हैं। आप देख ही रहे होगा कि प्राणमय कोश का इतना पतन हो चुका है कि जिसके कारण सबको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अभी आजकल मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो प्राणमय कोश के अंदर बहुत ये आ गया है, डिक्रीज हो गया है प्राणमय कोश। ये डिजीज के कारण क्या होता है, प्राणमय कोश पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है कोविड के कारण, कोरोना के कारण। तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ जाती है, हम लोगों को ऑक्सीजन यानी कि एक्स्ट्रा
एयर फ्रॉम आउटसाइड, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। अभी प्राणमय कोश के अंदर और कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, तो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, हमारे लिम्फ नोड्स, ओके, हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ये सारा की सारा प्राणमय कोश में इंक्लूड होता है, जो हमारे शरीर के हर एक अंग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसको उसके वहां से गंदा खून निकालता है, अच्छा खून देता है। क्योंकि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हर बार हम ब्रीथ करते हैं तो हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं, हम लोग बाहर की हवा ब्रीथ करते हैं, O2 को हमारे हमारे लंग्स के अंदर से फिल्टर करके हमारे O2 को पूरे बॉडी में दिया जाता है, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर इनहेल करते हैं। इससे हम लोगों के बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। अभी प्राणमय कोश का बच्चों से क्या संबंध है? देखिए, अभी एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब होता है टू ग्रो। एजुकेशन का इंग्लिश में मतलब होता है टू ग्रो आउट। उसी प्रकार से प्राण यानी कि एनर्जी है, क्या है? इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा। एनर्जी संचित ऊर्जा, प्राण इज अ संचित ऊर्जा जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। अभी इसके डेवलपमेंट का एज क्या बताया गया है? तो 6 से लेकर 10 वर्ष तक। अभी आप देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आप किसी भी 6 से 10 वर्ष के बच्चे को बोलिए, वो लोग बहुत चपल होते हैं। जो 6 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा चपल होते हैं, बहुत फास्ट एक्ट करते, भागते दौड़ते रहते हैं, दिन भर कूदते रहते हैं, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक रहता है। और 11 साल की से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कम चपल होते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी 6 वर्ष के बच्चे को बोलूं कि मतलब उनका अगर ग्रुप है, 6 से लेके 10 वर्ष के बच्चों का ग्रुप है, और एक ग्रुप 11 से लेके 14 वर्ष के बच्चों का है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप 6 से लेके 10 वर्ष के बच्चों का है और एक ग्रुप 11 से लेके 14 वर्ष के बच्चों का है। दोनों के सामने एक फुटबॉल रखा है मैंने, ठीक है, और उसी के साथ में मैं बोलता हूँ 6 से लेके 10 वर्ष के बच्चों को कि जाओ फुटबॉल लेके आओ। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि किसको बोला है, वो सब एक साथ भागेंगे, भले ही उसमें से एक व्यक्ति हाथ में फुटबॉल लेगा, पर एक साथ भागेंगे और एक साथ भाग के लेके आएंगे, भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे। और दूसरे साइड में जो 11 से लेके 14 वर्ष के बच्चे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अरे किसको बोला, किसको बोला, अच्छा तुझे बोला, अच्छा तुझे जाना है, तो फिर वो किसी एक को ढूंढेंगे और उसको भेजेंगे। तो क्या होता है कि प्राणमय कोश का डेवलपमेंट सिर्फ 6 से लेकर 10 इयर्स के बीच में हो जाना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे फुल टाइम सुस्ता रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं फोन के ऊपर, तो इससे क्या हो रहा है? उनका प्राणमय कोश पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। उनकी एनर्जी जो संचित ऊर्जा बननी चाहिए शरीर में, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रही है, क्योंकि बच्चे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं। हमने उनको सब कुछ प्रोवाइड किया है, हमने उनको टैबलेट्स, फोन्स, उनको जो चाहिए खाना वो, कंफर्टेबल आउटफिट, उनको घर में कोई काम नहीं होता है, ठीक है, घर में कोई सेवाएं नहीं दी जाती, ना ही पोछा मारना, ना ही कपड़े धोने, ना ही कुछ नहीं करना, खुद की प्लेट भी नहीं धोना है। इससे क्या हो रहा है? हम उनको अपंग बना रहे हैं, पूर्णतः रूप से उनको अपंग बनाया जा रहा है। और अगर हमें प्राणमय कोश की वृद्धि करनी तो पहले बच्चों को स्ट्रगल, छोटे छोटे स्ट्रगल करना सिखाना होगा। यही चीज गुरुकुल सिखाता है। क्या सिखाता है? छोटे छोटे स्ट्रगल्स। जैसे अन्नमय कोश में बच्चों को खाते कैसे, ये विधि सिखाई जाती है। हमारे गुरुकुल के बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रसाद लिया कैसे जाता है, कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है प्रसाद लेने से पहले, अथवा प्रसाद लेते समय कैसा आहार होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। उसी के साथ साथ प्राणमय कोश यानी कि छोटे छोटे स्ट्रगल्स, ये गुरुकुल शिक्षा का बहुत बड़ा अंग है। जैसे कि खुद की धोती पहनना, खुद के कपड़े खुद धोना, खुद की प्लेट खुद धोना, अर्थात खुद का खाना खुद को परोस कर लेना, दूसरों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। फिजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ाई जाती है गुरुकुल में, ताकि उन लोगों को जो प्राण है उनके अंदर, संचित ऊर्जा है, वो बढ़े। क्या है? उनकी संचित ऊर्जा जो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, वो बढ़ने लगे, उसका बाहर ग्रो हो। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैंने सुना था, नीम का वृक्ष जो होता है, अगर आप उसको ऐसी जगह पर प्लांट करोगे जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी धूप है, ठीक है, बहुत अच्छा पानी का स्रोत है, तो वो ग्रो जल्दी नहीं करेगा। वो बहुत छोटा ही ग्रो करेगा, 30 फुट तक ग्रो करेगा, फिर रुक जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा। उसके विपरीत अगर उसी नीम के पेड़ के वृक्ष को हम लोग जंगल में लगाए, जहाँ पे और घने घने बड़े बड़े पेड़ है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच रहा है, तो नीम का पेड़ को क्या करना पड़ेगा? उसको दूसरे पेड़ों से ऊपर संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नीम का पेड़ 45 से 50 फीट तक बढ़ जाता है आगे जाके, क्योंकि उसको धूप चाहिए होती है। इसका मतलब वो कंफर्ट जोन से स्ट्रगल करके बाहर निकलता है, क्योंकि प्राणमय कोश सब में होता है, सारे सारे प्लांट्स, एनिमल्स में प्राणमय कोश होता है। अपनी संचित ऊर्जा का प्रयोग करना, क्या है? अपनी संचित ऊर्जा का प्रयोग करके आगे बढ़ना, ये बहुत ज्यादा अत्यावश्यक होता है, जिससे वो अपने क्वालिटीज को शेप कर सकते हैं, आउटग्रो कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं।
और अभी हम लोग, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ मेन चीज तो क्या हो रही है, उनको उनका जो टैलेंट है, उनका जो क्वालिटीज है, वो आउट ग्रो करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। या तो वो फुल टाइम स्कूल में बिजी रहते, फिर वहां से आए तो ट्यूशन में बिजी रहते, फिर फुल टाइम पढ़ाई, बैठे रहना, दैट इज वेरी हार्मफुल। जितना वो बैठेंगे 6 से 10 साल की उम्र में, वो उतना सुस्त जाएंगे, उनके बॉडी के अंदर प्राणमय कोश का वृद्धि नहीं होगी। और उससे क्या होता है, आने वाला, उससे उससे बहुत, मतलब छोटे छोटे स्ट्रगल्स करने की आदत नहीं रहती है, तो वो बड़े बड़े स्ट्रगल्स करने के लिए कभी भी अग्रसर बनते ही नहीं है। वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है, यार क्यों करना है यार, क्यों ही हम लोग आगे बढ़े। तो ये सारे प्रश्न हमारे बच्चे हमें पूछते हैं, क्या क्योंकि हम लोग बचपन से उनको ऐसा बताते कि बस जगह पर बैठ के अगर हम उसको सारी चीजें देंगे, तो जब 11 वर्ष का हो जाएगा, जब उसका मनोमय कोश का एज आएगा, तब वो प्राणमय कोश तो उसका विकसित नहीं हो पाया, उसके कारण उसका मनोमय कोश भी विकसित नहीं होगा, जिसके ऊपर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मनोमय कोश यानी कि माइंड, मनोमय, मन यानी कि मन, माइंड होता है, ठीक है। मनोमय कोश यानी कि हमारा माइंड होता है। अभी माइंड, मनोमय कोश यानी कि माइंड के अंदर मेंटल बॉडी नर्वस सिस्टम, साइंटिफिकली क्या, जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं, अगर मुझे गर्म चटका लग गया तो मेरे ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, कि वो गर्म है कोई वस्तु, क्योंकि मेरे बॉडी में नर्वस सिग्नल्स पहुंचते हैं, ठीक है। नर्वस सिग्नल्स को कैसे सिग्निफाई किया गया, तो फायर, और देखो प्राणमय को वाटर से सिग्निफाई किया गया है, मनोमय कोश को फायर से सिग्निफाई किया गया है, फायर तत्व से। अभी मनोमय कोश क्या होता है, तो पहले हम लोगों का माइंड स्टेबलाइज करना, इसकी आयु क्या है, इसकी आयु क्या है, मनोमय कोश की आयु क्या है। मनोमय कोश की जो आयु होती है, वो चालू होती है 11 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, 11 वर्ष मनोमय कोश की आयु होती है, 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। मनोमय कोश की जो वृद्धि की आयु होती है वो 11 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है। तो अगर बच्चा, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है 11 वर्ष से, तो क्या हो जाता है, उसका विज्ञानमय कोश पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहले हम लोग मनोमय कोश क्या है वो समझ लेते हैं। क्या होता है मनोमय कोश में, हमारे माइंड के अंदर, हमारा जो मन है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के इंप्रेशंस, अलग अलग प्रकार के कॉन्शियसनेस, अलग अलग एकदम विविध विविध प्रकार के फीलिंग्स स्टोर होने लगती है। जैसे कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो 11 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, उसने किसी की हत्या देख ली, किसी का मर्डर देख लिया, अथवा उसने किसी प्राणी को मारते हुए देख लिया, तो उसके माइंड में एक इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है। वो इंप्रेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है, और सही समय आने पर वो उसको दिखाता भी है। जैसे कि अभी आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा टीवी में, बहुत ज्यादा मास, एकदम बड़ी प्रचुर मात्रा में वो वायलेंस देख रहे हैं, वल्गैरिटी देख रहे हैं। उसके बाद में गेम्स खेलते हैं, जैसे कि फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, उसके बाद में बहुत सारे अनेक अनेक गेम्स है जिसमें गन्स का प्रयोग किया जाता है। पेरेंट्स को तो बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा बहुत मॉडर्न है, वो बहुत बहुत मॉडर्न चीजें कर रहा है, दिन भर फोन पे रहता है, और टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है। पर क्या आपको पता है, आप उसका मनोमय कोश की पूरी तरह से नाश कर रहे हो, विनाश कर रहे हो आप उसके मनोमय कोश का। उसका मनोमय कोश पूर्णतः एकदम प्रचुर मात्रा में खराब हो रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीजें देख रहा है, टीवी के ऊपर क्राइम सीरियल्स देख रहा है, क्राइम देख रहा है बहुत ज्यादा। भले उसमें से कुछ अच्छी चीजें देखे, पर जिस चीजों को नहीं देखना चाहिए उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। एक एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी देखो गर्मी का सीजन आ गया है, अभी कोरोना टाइम में तो नहीं, पर इसके पहले रसना की एड आती थी। अगर आप उस रसना की एड को एक बार देखोगे जो सिर्फ 3 या 4 सेकंड की होती है, तो आपको इतना मन नहीं लगेगा। पर वो 3-4 सेकंड की एड को अगर आप 3 दिन तक कंटिन्यूसली देखोगे, अगर आप 3 से 4 सेकंड की एड 3 दिन तक कंटिन्यूसली देखोगे, तो आप चौथे दिन जाके रसना खरीद के लेके आते हो। आपका मन, जो मनोमय कोश है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर बार 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 उसका इम्प्रिंट बनाया गया सोशल मीडिया के द्वारा। तो आप लोग जाके क्या करते हो, रसना का पैकेट लेके आते हो, घर पे आके जूस पी के बना लेते हो। जस्ट इमेजिन 3 घंटे की मूवी बच्चे के ऊपर क्या कर सकती है। क्या आपने सोचा है कभी, 3 घंटे की मूवी या फिर कोई फ्री फायर या पबजी वाला गेम बच्चे के दिमाग पर क्या असर डाल रहा है। हाल ही में मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, चाइना में कुछ बच्चों ने हत्या कर दी अपने वरिष्ठों की, वो एडिक्टेड थे इन गेम्स से। हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री टाइम देना चाहिए, क्या ही करे, वो घर पे अकेले बैठे हैं, पर ये सरासर, मैं इसको, हम लोग इसको एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सरासर हलगर्जीपना है, मराठी में बोलते हैं उसको हलगर्जीपना। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को बस सौंप देना कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तू खेल बाबा। ये बहुत ही मैं स्पष्ट भाषा में बोलूंगा इस बात को, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो पूरी तरह से गलत है।
तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जो अच्छा लगे उनको चूज करने देते हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जब हमें पता है कि वो गलत है तो बच्चों को क्यों हम लोग चूज करने दें कि वो गलत है या सही है। जो अच्छी चीज है वो हमें बच्चों को देने के लिए बिल्कुल काट कसर नहीं करनी चाहिए, परंतु जो बहुत घटिया चीज है उसको देने में हम लोगों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए उनको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करना चाहिए, कितना भी रोए कितना भी धोए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका प्रेजेंट खराब नहीं, उसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो मनोमय कोश किससे खराब होता है? तो पहले टीवी सीरियल्स, क्राइम्स देखने से, बहुत सारी चीजें देखने से। गुरुकुल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों का जो वीडियो गेम्स है, जो नॉर्मल लोग खेल रहे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लाने का प्रयास करते हैं। उनके पेरेंट्स से कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं, और ये रिजल्ट भी अच्छे से आया है कि कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर दिया। जितना उनके लिए रेगुलेटेड है, जैसे कि स्कूल अटेंड करना, यूट्यूब पे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना, वो देखते हैं और उसके बाद में बंद कर देते हैं, वो भी परमिशन लेके, अपनी आचार्यों की परमिशन लेके। तो इससे क्या हो गया, उनका मनोमय कोश अभी रेगुलेट होने लग गया है। तो पिछले 1 साल में ये बहुत बड़ा सक्सेस है। कुछ बच्चों ने पबजी के लिए इतना बड़ा एडिक्शन था वो छोड़ दिया, फ्री फायर के लिए जो इतना बड़ा एडिक्शन था वो पूरी तरह से छोड़ दिया। तो इसलिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की आवश्यकता होती है, जो गुरुकुल शिक्षा में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मनोमय कोश, अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है मनोमय कोश? तो पहले बच्चों को मौन कैसे रहते सिखाया जाता है। गुरुकुल में हम लोग बच्चों को अलग अलग एक्सरसाइजेस देते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम एक्सरसाइज, जो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम आते हैं गुरुकुल में, उनको ओमकार सिखाया जाता है कि ओमकार किस प्रकार से करना चाहिए, ओमकार का ध्यान मनन किस प्रकार से करना चाहिए। तो ओमकार करते हुए वो लोग अपने आत्मसात करते हैं, अपने जो अंदर का शरीर है, अपने मेंटल बॉडी है, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। मौन रहते हैं, मेंटल बॉडी को डेवलप करते हैं। सिंगिंग, गुरुकुल में हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, अर्थात भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। इससे क्या होता है, उनके माइंड के ऊपर अभी से 11 साल की उम्र से उनके अंदर अच्छे संस्कार होने की शुरुआत हो जाती है। उनके माइंड के अंदर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव जो मेमोरी है वो स्टोर करने का प्रयास करते हैं। फिर संगति यानी कि कंपनी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आप आपके बच्चों को ऐसों का संग दोगे जो बहुत ज्यादा पैसों का गर्व करते होगे, अथवा बहुत ज्यादा लैविश लाइफ जीने में विश्वास रखते होगे, आप बच्चों से अपेक्षा कीजिए ही मत कि वो आगे जाके संस्कारी बनेगा, क्योंकि ही शुड चेंज हिज ओन कंपनी, और वो कंपनी देने का पूरा से पूरा अपॉर्चुनिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं बोलूंगा, वो माता पिता का होता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी कंपनी देते हो तो बच्चा वैसा ढल जाता है, वो उस कंपनी के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद में क्या आता है, एनवायरमेंट। हमें बच्चों को हमेशा एक एनवायरमेंट देना चाहिए उसके संस्कारों को वृद्धि करने के लिए। देखिए, पूरी दुनिया उसको मटेरियली स्ट्रांग बनाएगी ही, ठीक है। पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, पर हमारे शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, जो हम लोगों को आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाली है, एफर्ट्स हम लोगों को बहुत ज्यादा लग रहे हैं उसको सुलझाने के लिए, साइकेट्री का हेल्प लेना पड़ता है, वो तो हमारे गुरुकुल शिक्षा में सहजता से ही उपलब्ध था। बहुत बहुत इजी तरीके से हमारे गुरुकुल शिक्षा में उपलब्ध था, परंतु वो बहुत ही ज्यादा तरीके से विफल होते जा रहा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रभाव दिख रहा है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, सुनिए वापस बोल रहा हूं मैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता बच्चों के शत्रु है जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, उसको भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, भगवान के सानिध्य में कैसे रहते हैं, अथवा संस्कार देने का कुछ भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता। उसका सदैव तिरस्कार होता है, विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंस के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। तो हमें पूरी तरह से बच्चों को एक एटमॉस्फेयर देने का ट्राई करना चाहिए कि किस प्रकार से अपने संस्कारों के अंदर वृद्धि लाए, अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में वृद्धि लाने का प्रयास करें। ये अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स को देना चाहिए अपने बच्चों को, उनको अवेलेबल इजीली करवाना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। Investing in your child is the real investment. Investing in the sanskaras, investing in his own mental physical development is the real investment. क्योंकि जस्ट सेंडिंग योर चाइल्ड इन स्कूल, सिर्फ मात्र पाठशाला भेजने से अपने बच्चे की वृद्धि नहीं होने वाली, उसका मनोमय कोश भी डेवलप होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या, उसका कॉन्शियसनेस बनना चाहिए। 11 साल से लेकर 16 वर्ष के बीच में क्या बनना चाहिए, तो उसका कॉन्शियसनेस बनना चाहिए, उसका सही कॉन्शियसनेस बनना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी पावर बननी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अभी गुरुकुल में एक सब्जेक्ट है वैदिक साइंस करके, वो मनोमय कोश को पूरी तरह से प्रबल करता है, क्योंकि उसमें बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना सिखाया जाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, वो खुद चूज करेंगे, परंतु उनको दोनों चीज बताई जाती है। हाल ही में हम लोग गुरुकुल में एक सेमिनार ले रहे थे, द इल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सेमिनार का नाम था द इल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। उसमें बच्चों को हमने दोनों चीजें दिखाई, सोशल मीडिया के अंदर अच्छा क्या है और सोशल मीडिया के अंदर बुरा क्या है। फिर हमने बच्चों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए खुद वीडियो सेंड किया, मैंने खुद सेंड किया था। उसके बाद में उन लोगों को मैंने एक अच्छा वीडियो भी सेंड किया, और फिर बाद में हम लोगों ने एनालिसिस किया कि बच्चों ने कौन सी वीडियो को चूज किया, और खुशी की यह बात है कि 98% बच्चों ने मनोमय कोश का यूज करके, सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी पावर का उपयोग करके अच्छा वीडियो चूज किया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा। इसका अर्थ क्या होता है कि दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनोमय कोश जब हमारी मेंटल बॉडी डेवलप हो जाती है, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। अब ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, बुद्धि, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कब होता है, 16 वर्ष। अभी आपको पता होगा कि हम लोग बाहर एक कहावत है कि अगर कोई बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस वर्ष में अगर बुद्धि आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। तो विज्ञानमय कोश का डेवलपमेंट चालू होता है 16 वर्ष, 16। जब वो 16 वर्ष का होता है तब वो विज्ञानमय कोश उसका डेवलप होने लगता है, इंटेलेक्चुअल बॉडी उसकी बनने लगती है, जिसको हम लोग ने एयर, इस तत्व से संबंध किया है। पंचतत्व में से जो वायु है, वायु, उससे हम लोगों ने उसको संबंधित किया है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति स्मृति और श्रुति पे आधारित है। अगर आपको बता दो, गुरुकुल की पूरी शिक्षा पद्धति जो है वो श्रुति और स्मृति पे आधारित है, यानी कि हम लोग कोई मंत्र सिखाते हैं, जैसे कि ओम तछिंयोरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये। इसमें स्वर्ग दीर्घ जो भाषा पद्धति है, ये पहले विद्यार्थी सुनते हैं, श्रुति क्या है, सुनते हैं, और उसके बाद में बोलने का प्रयास करते हैं। उनको नोट्स इनिशियली नहीं दिए जाते, क्योंकि इसमें हम लोग उनकी मेमोरी पावर, उनकी सुनने की श्रुतिधरता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनकी जो मेमोरी पावर है, वो किस प्रकार से उनकी मेमोरी को रिटेन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को। इससे क्या हो जाएगा, उनकी स्मृति बढ़ेगी। अब इस स्मृति का वर्धन होगा तो बॉडी के, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सस्टेनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सस्टेनेंस होता है मेमोरी का, वो बढ़ने लगता है, वो एरिया बढ़ने लगता है। हमारे ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल कॉर्टेक्स, लो, मिडिल, मॉड्यूल ऑब्लंगेटा, बहुत सारे पार्ट्स है। तो अलग अलग हिस्से का जो डेवलपमेंट है वो उस हिस्से का कार्य करने से ही होता है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे डिजाइन की गई थी पौराणिक टाइम से, वो सिर्फ और सिर्फ श्रुति और स्मृति के बेसिस पे थी। तो हमारा गुरुकुल भी श्रुति और स्मृति के बेसिस पे ही बच्चों को अलग अलग वैदिक मंत्र सिखाता है। तो हमारे गुरुकुल में जो सीनियर बच्चे हैं, जो अभी उपवेशिका तक पहुंच चुके हैं, जिनका उपनयन होगा, वो बच्चों को बहुत बड़े बड़े सूक्त कंठस्थ हो चुके हैं कुछ महीनों के ही प्रावधान में, क्योंकि सतत अभ्यास और साथ ही साथ अनुगत्य, ये दोनों चीजों का जब मेल बनता है, तभी जाके बच्चों के अंदर ये विकास होने लगता है। तो पहले क्या, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मृति और श्रुति, उसके बाद में आता है वैदिक गणित। वैदिक गणित ये जो होता है ज्यादातर मेंटली किया जाता है। वैदिक गणित के अंदर कुछ जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है वैदिक गणित, वो मेंटली किया जाता है, और उसको करने के लिए क्या लगता है, हमें मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है। तो बच्चों को जब हम लोग मेंटल मैथ सिखाते हैं गुरुकुल में, तो वो फास्ट फास्ट कैलकुलेशंस करने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनका डिसाइसिव पावर बढ़ता है, उनका डिस्क्रिमिनेटरी पावर बढ़ता है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्रिएटिव माइंडसेट बढ़ता है। इससे विज्ञानमय कोश में बहुत प्रचुर मात्रा में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बढ़ने लगती है, वो लोग ज्यादा चीजें रिटेन कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि मैं विज्ञानमय कोश की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मनोमय कोश में वापस। मनोमय कोश में हम बच्चों को शास्त्र का अध्ययन सिखाते हैं, क्योंकि यही एज है 11 से लेकर 16 वर्ष। अगर इस एज में हम बच्चों को गीता, भागवत और वैदिक ज्ञान को देंगे, तो बच्चों के माइंड में वो इंप्रेशंस बनेंगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो विज्ञानमय कोश तक पहुंचेंगे, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी डिनोट करना शुरू करेंगे। देखिए, जो बच्चों का मनोमय कोश का विकास नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक गुलाब अथवा एक कमल जो कीचड़ में उगता है, उसको बोलेंगे अरे बाप रे कितना कीचड़ है यहाँ पे। पर जो बच्चों का विज्ञान में कोश
विकसित हो जाता है। वो लोग क्या बोलते हैं, कीचड़ में भी देखो कमल उग रहा है। दोनों ने एक ही चीज बोली, परंतु आउटलुक अलग अलग था। और वो किस पर डिपेंड करता है, तो हमारे संस्कारों पर, हम लोग किस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। और ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए, तो जो शास्त्रों के आधारित हो, जो हमारी इतनी प्रबल, इतनी प्रमुख, इतनी श्रेष्ठ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो फॉरेन इन्वेजन के कारण लुप्त हो गई थी, हमारे गुरुकुल उसको पुनः जागृत कर रहा है, पुनः उसको उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। और पिछले 1 वर्ष से हम लोग 35 से ज्यादा बच्चों को इसमें ट्रेन कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो अलग अलग विद्या सीख रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं अपने घर में रहते हुए। तो इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी कि विज्ञानमय कोश का हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग बच्चों का क्रिएटिव माइंडसेट बढ़ जाता है विज्ञानमय कोश में। जो आखिरी का जो हमारा गोल है, आनंदमय कोश, सच्चिदानंद, यानी कि ऑलवेज हैप्पी ब्लिसफुल बॉडी, वो तो डेवलप हो ही जाती है जब हमारे 4 कोश बन जाते हैं। जब हमारे 4 कोश बन जाते हैं तो हमारा आनंदमय कोश, यानी कि आनंदमय कोश यानी कि क्या, जहाँ पे हैप्पीनेस है। ठीक है, हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ गोल। हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस, खुश रहना एक प्रोसेस का पार्ट है, इट इज नॉट अ गोल। अगर हम लोग आज डिसाइड करेंगे 10 साल बाद मैं खुश रहूंगा, ऐसा दिन कभी भी नहीं आने वाला। पर अगर आज आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखोगे, जो आप लोग रेगुलेटेड लाइफ से ही पॉसिबल है। अगर आपका लाइफ रेगुलेटेड नहीं है तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, जो बिल्कुल भी उसके जिस जिस व्यक्ति का लाइफ रेगुलेटेड नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां कभी नहीं आती, दुख सतत सताता ही रहता है। आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लीजिए, बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब कर लीजिए, परंतु अगर ये पंचकोश का आपका अंदर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, तो आप लोग खुशियों के लिए अलग अलग राह चूज करोगे, परंतु खुशी आपको प्राप्त नहीं होती। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति एकमात्र ऐसी शिक्षा पद्धति है जो सिर्फ और सिर्फ पंचकोश विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती है। बच्चों के अंदर समग्र विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गुरुकुल एजुकेशन के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी जो पंचकोश के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, पंचकोश के अंदर हम लोग एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा, आखिरी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। लालनाद बहवो, ध्यान से सुनिएगा, लालनाद बहवो दोषस्थानाद बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन्न तु लालयेत। इसका मतलब क्या होता है, लाड़ दुलार से पुत्र में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव लव, अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं, इफ यू लव योर चाइल्ड ऑब्सेसिवली, लाड़ दुलार से पुत्र में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। उनकी अगर हम लोग ताड़ना करेंगे, उनको दंडित करेंगे उनके गलत कृत्य के लिए, तो उनमें क्या होता है, गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्र को और पुत्रियों को, शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए। ये चाणक्य पंडित अपनी चाणक्य नीति में बता रहे हैं, उनकी ताड़ना करती रहनी चाहिए। और जब हम लोग उनको डिसिप्लिन सिखाएंगे, जब उनको हम लोग डिसिप्लिन सिखाएंगे, तभी जाके वो एक अच्छे डिसाइपल बनेंगे, यानी कि एक अच्छे शिष्य बनेंगे। डिसिप्लिन का हम लोग अगर संधि विग्रह करें, संस्कृत में संधि विग्रह एक बहुत अच्छा टर्म है, तो डिसिप्लिन है कि डिसाइपल इन, डिसाइपल इन। आप डिसिप्लिन कब बनते हो, जब आपके अंदर एक शिष्य होता है, एक डिसाइपल की क्वालिटी होती है। तो डिसिप्लिन ये फर्स्ट स्टेप है हमारे गुरुकुल का, जहां पे हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नॉट इवन 1%। If we find that any child is not following disciplined lifestyle that we are asking him to follow, or the parents, then we just remove that child from the gurukul. और हमने पिछले ही महीने 9 बच्चों को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया, क्योंकि हमारा ध्यान क्वांटिटी बढ़ाने पर नहीं है, क्वालिटी बढ़ाने पर है। पूर्णतः क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, नॉट एट ऑल क्वांटिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम। हमें एक बच्चा भी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे पूरे गुरुकुल का उसमें सफलता है। परंतु अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं और उसमें से एक भी बच्चा कुछ फॉलो नहीं कर रहा, तो हम लोग बस और बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक कंपनी चला रहे हैं। परंतु हमारा वैसा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय संपूर्णतः वैदिक सभ्यता की उन्नता, हिंदुत्व की रक्षा, और हमारे बच्चों को जो संस्कृति है उसका ज्ञान अर्जित करना है। हमारा वही ध्येय है। और वो कैसे पॉसिबल है, तो पंचकोश विकास से। तो बच्चे, आपका बच्चा अगर आपको लग रहा है कि गलती कर रहा है, तो उसकी वहीं पे ताड़ना कीजिए। और गुरुकुल में तो इसको हम लोग भली भांति करते ही है, तो अब बच्चों को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में अभी नेक्स्ट हमारा विषय जो है वो है गुरुकुल के एजुकेशन किस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए, ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये आप लोगों को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए है।
ठीक है, आपको सिलेबस तो ऑलरेडी सेंड कर दिया गया था, एक बेसिक सिलेबस जो प्रोस्पेक्टस में था, आप लोग वो चेक कर सकते हो। पर हमारा जो गुरुकुल है वो ट्यूटोरियल बेस्ड एजुकेशन पे बिलीव करता है। अब यहाँ से ये स्लाइड से हम लोग हमारा गुरुकुल कैसे काम करता है ये सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि गुरुकुल एजुकेशन हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे गुरुकुल में ट्यूटोरियल बेस्ड एजुकेशन चलता है, यानी कि ट्यूटोरियल बेस्ड एजुकेशन है कि जो प्राचीन गुरुकुल में होता था वैसे ही। जैसे कि एक कहावत है, कहावत नहीं ये रियलिटी है, ठीक है। जैसे कि सांप को हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते ज्यादा जल्दी, ठीक है। हाथी को पानी में तैरना नहीं सिखा सकते, टाइगर को स्विमिंग नहीं सिखा सकते, फिश को भी पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो लोग उसके लिए बने ही नहीं है। तो हमारा भी गुरुकुल एजुकेशन उसी प्रकार से डिजाइंड है, ट्यूटोरियल बेस्ड एजुकेशन है। भले ही आपको 21 सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिख रहा होगा, परंतु आपके बच्चे का जिस क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट है उसको पहले उस चीज में मोटिवेट किया जाएगा। अगर उसको वेद विद्या में बहुत प्रचुर मात्रा में इंटरेस्ट है तो उसको वेद विद्या के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसको वेद विद्या के एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। उसको वैदिक ज्ञान के अंदर और अग्रसर बनाएंगे। अगर उसको वैदिक गणित बहुत मजा आता है, उसको मेंटल कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और उसके यवुधेन, बहुत सारे उसके सूत्र है, 16 सूत्र है वैदिक गणित के, उसको सूत्रों में बहुत मजा आता है तो उसको हम लोग वैदिक गणित में ही बहुत आगे बढ़ाएंगे। अगर उसको यज्ञ यज्ञ सीखने में बहुत प्रचुर आनंद आता है, यज्ञ के अंदर जो हर्ब्स यूज होते हैं, यज्ञ करने की विधि जो होती है, अथवा यज्ञ के जो मंत्र होते हैं या फिर मंत्र शक्ति जो होती है, मंत्र सिद्धि जो होती है, अगर उसमें उसको बहुत प्रचुर मात्रा में इंटरेस्ट है तो हम उसको आगे उसमें बढ़ाएंगे। परंतु वो सीखेगा सब कुछ, परंतु उसका इंटरेस्ट जिस चीज में है हम उसको आगे उस चीज में बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसकी क्वालिटीज को वहां पे नरिश किया जाएगा। अटेंशन टू डिटेल, यानी कि वही जो मैं बता रहा था, अटेंशन टू डिटेल अर्थात कि उस बच्चे का किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। हमने पिछले महीने, आप किसी भी हमारे जो प्रस्तुत गुरुकुल के जो विद्यार्थी उनसे पूछ सकते हो आप, हमने जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो बच्चे थे जो उपवेशिका और उपनयनी के लिए रेडी हो चुके थे, उनको एक टास्क दिया था। टास्क क्या दिया था, जो उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी के ऊपर उन्होंने टास्क किया। अभी टास्क इस प्रकार से था कि अगर किसी बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना है तो हमने उनको घर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने बोला, खुद से एक्सपेरिमेंट कर परफॉर्म करने बोला, एक चीज का रिसर्च करने बोला, एक चीज का एनालिसिस करने बोला, उसको प्रस्तुत करने बोला। उन्होंने 7 दिन की कालावधि में बहुत अच्छे अच्छे चीज बनाई है। अगर आपको उसका एक एग्जाम्पल चाहिए, हमारा एक विद्यार्थी, उसका नाम है ऋषभ कोटवानी, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप जाके देख सकते हो, सांदीपनी मुनि गुरुकुल हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। उस पे उस व्यक्ति ने हमारे 5 सेंसेस का, उसके ऊपर मैंने एक टास्क दिया था, उसको वीडियो बना था, मोनो प्ले बनाना था। उस लड़के ने अकेले बिना माता पिता की हेल्प लिए शूटिंग में, एडिटिंग में, सब कुछ खुद करके उसने वीडियो बनाया, और आप वो वीडियो का आनंद ले सकते हो। क्यों? तो इससे उसका क्या डेवलप हुआ, उसका विज्ञानमय कोश भी अभी प्रगति के क्षेत्र में आ चुका है। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, परंतु उसका विज्ञानमय कोश भी अभी अच्छा बनने लग गया है, और सिर्फ गुरुकुल शिक्षा से ही पॉसिबल है। फिर बाद में क्या है, परफेक्ट फॉर मॉडर्न टाइम्स। देखिए अभी हमारा गुरुकुल परफेक्ट फॉर मॉडर्न टाइम्स क्यों है, क्योंकि हमारे गुरुकुल के अंतर्गत पार्ट टाइम गुरुकुल, ये जो है पार्ट टाइम गुरुकुल है। आपके बेटे को आपका नॉर्मल स्कूल छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो अपना नॉर्मल स्कूल कंटिन्यू कर सकता है, मात्र 4 दिन उसको हमारे गुरुकुल अटेंड करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, उसको नॉर्मल स्कूल का त्यागना नहीं है, उसको 4 दिन ही सांदीपनी मुनि गुरुकुल में शिक्षा लेनी है, वो भी ऑनलाइन स्वरूप में फिलहाल, ठीक है। वो भी 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स मैक्सिमम। वो 4 डेज कैसे रहेंगे, तो अल्टरनेट डेज रहेंगे, द 4 डेज विल बी अल्टरनेट डेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मंडे आता है तो उसको वेडनेसडे आना है, फिर फ्राइडे आना है, फिर सीधा संडे। संडे गुरुकुल इज कंपलसरी फॉर एवरीबॉडी। तो ये 4 दिनों में वो अलग अलग विषय सीखेगा, वो विषयों के अनुसार उसके अलग अलग संस्कार कराए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, प्रोस्पेक्टस में बताया गया है आप लोगों को कि 5 संस्कारों पर बेस्ड एजुकेशन है, प्रवेशिका, उपवेशिका, वटु, उपनयनी, उपशास्त्री। तो जब बच्चा पहले गुरुकुल में आता है, हम 6 महीने तक उसको देखते हैं कि वो किस प्रकार से गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है, उसके पेरेंट्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है गुरुकुल में। ना कि सिर्फ बच्चे को 1 घंटा भेज दिया और उससे हम लोग पूरे चाणक्य और प्रभु श्री राम के संस्कारों पे अपेक्षा करें, नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है ये। आपको बच्चे का साथ पूरा देना पड़ेगा, अगर आपको उसको गुरुकुल एजुकेशन देना है तो पूरी तरह से साथ देना पड़ेगा। तो परफेक्ट फॉर मॉडर्न टाइम्स का अर्थ क्या होता है कि जब वो अपनी स्कूल अटेंड कर लेगा दोपहर को 2 बजे तक अथवा 3 या 4 बजे तक, जो भी टाइम रहेगा, आपके बच्चे का जो गुरुकुल है वो उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। आपको मैं बहुत जल्दी ये टाइम टेबल भेजूंगा,
गुरुकुल का जो ऑलरेडी डिजाइन था मई के लिए आपकी बैच के लिए, जो आपकी बैच है वो ग्रुप डी बैच है, ठीक है। तो ग्रुप डी बैच के लिए टाइम टेबल ऑलरेडी डिजाइंड है, वो आपको फॉलो करना है। तो आप पार्ट टाइम ये जो गुरुकुल है इसका लुत्फ उठा सकते हो, घर पे ही अपने बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा दे सकते हो, उसको किधर भेजने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना मॉडर्न एजुकेशन जो स्कूल में ले रहा है, डिग्री ले रहा है, और साथ में जो गुरुकुल का वैदिक एजुकेशन है वो भी साथ साथ लेगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि उसमें संस्कारों की भी हम लोग पोषण कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग उसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन का भी पोषण कर रहे हैं। वो बच्चा क्या बनेगा आगे जाके, उसका जो विकसित होगा, उसके पंचकोश में जो विकसन होगा, वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर चौथा क्या है, इजीली एप्लीकेबल। इजीली एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि हम लोग बार बार उसके पीछे पड़ते हैं, बार बार हर चीज के लिए वी आस्क द किड्स टू मेक इट हैपन बाय हुक और क्रुक। बिकॉज हम लोग बच्चों से स्वीटनेस भी उतना ही मेंटेन करते हैं जितना आवश्यक है, और स्ट्रिक्टनेस भी उतना ही मेंटेन करते हैं जितना जरूरी है। एंड पांचवा है रिजल्ट ओरिएंटेड, जो आप लोगों को खुद दिख ही जाएगा। उसके लिए हम लोगों को अलग से स्लाइड बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि रिजल्ट्स बच्चों में दिख रहे हैं। पेरेंट्स से भी आप बात कर लीजिएगा, जो मौजूदा गुरुकुल के पेरेंट्स है उनसे भी आप बात कर लीजिएगा कि बच्चों में क्या रिजल्ट्स है। इतने अच्छे रिजल्ट्स है कि मतलब लाइक हम लोग अपेक्षा नहीं कर सकते कि 21st सेंचुरी में भी ऐसी चीज हो रही है, और ये हो रही है, पॉसिबल है। तो हमारा गुरुकुल इस 5 सिद्धांतों पर चलता है, ठीक है, पूरा एजुकेशन। अभी हर सब्जेक्ट का भी मैं थोड़ा सा एक और डिटेल्स में जा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिजाइन है, जैसे कि योग विद्या, यज्ञ विद्या, वेद विद्या, वैदिक मैथमेटिक्स, उसके बाद में काउ प्रोटेक्शन, हर चीज का अपना एक सिलेबस डिजाइन है। वैदिक कुकिंग का सिलेबस डिजाइन है, जो बच्चे को अलग अलग संस्कार के लिए एलिजिबल बनाता है। अलग अलग संस्कारों के लिए इट मेक्स दैट चाइल्ड एलिजिबल, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको एजुकेशन देता है, मिलता है गुरुकुल में। जिस प्रकार से अगर वो बच्चे की उम्र 7 वर्ष है और उसका जो सहपाठी है वो 12 वर्ष का है, पर वो दोनों एक ही क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जब तक दोनों में से वो चीज को सीख के वो आगे नहीं बढ़ते, तब तक वो दूसरे संस्कार के लिए रेडी नहीं होते। तो उसके लिए क्या डिपेंड करता है कि छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग एक समान होते हैं उनके नॉलेज के हिसाब से, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एज। वो यहाँ पे गुरुकुल में नॉलेज के हिसाब से उनका आकलन किया जाता है, एज के हिसाब से नहीं किया जाता। इससे 2 फायदे हैं। पहला तो उनका अहंकार कम होता है। उनका अहंकार क्या, छोटों को छोटा देखना, ये अहंकार है। तो अहंकार बहुत अच्छे से ताड़न होता है उस चीज का। और दूसरा, वो सीखने की चाह रखते हैं। देयर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, देयर इज अ कंप्लीट स्कोप फॉर डेवलपमेंट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे रिश्ते किसके कारण खराब हो रहे हैं आजकल, ईगो के कारण। ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड, मैरिजेस चलते नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में मी कौन तू कौन, ये सारी चीजें किसके कारण हो रही है, संस्कारों के कारण। बच्चों को हम लोग बचपन से क्या चीज दिखा रहे हैं टीवी पे, क्या घर पे वातावरण दे रहे हैं। अगर हम लोग खुद वो चीज करेंगे और बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि वो ना करे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे गुरुकुल में एक विद्यार्थी है, उसको मूवीज देखना बहुत पसंद है। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी को मूवीज देखना बहुत पसंद है, और वो अभी भी मूवीज देखता है। परंतु जब मैंने इस बात की गहनता तक गया तो मुझे पता चला कि उसके पिताजी को मूवीज देखना बहुत पसंद है। वो सुबह सुबह मूवीज देखने के लिए बैठ जाते हैं। और जब मुझे ये बात पता चली, तब मुझे ये कंफर्म हो गया कि जैसा हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे वैसे ही बनते हैं। उनको सुन के नहीं सिखाया जा सकता। अगर आप वो खुद चीज कर रहे हो, आप लोग खुद टीवी 3-3 घंटा देख रहे हो, और आप बच्चों को बोलते हो कि टीवी जास्त तो नको बबू, तो वो टीवी देखेगा ही। आप ही तो देख रहे हो, आप एक लिविंग एग्जाम्पल हो उसके सामने। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि आप क्या बोलते हैं, ज्यादा गेम्स मत खेलिए, पर आप खुद फोन पे लूडो खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, ऐसे गेम्स खेल रहे हो, तो बच्चों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। आप बच्चों को बोलोगे कि फास्ट फूड मत खाओ और गंदा खाना मत खाओ, पर आप ही अगर वैसा खा रहे हो, तो बच्चों के सामने हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये जो गुरुकुल एजुकेशन है, इट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, द चाइल्ड एंड द पेरेंट एज वेल। तो ये था गुरुकुल एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, व्हाट इज बेस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स का प्रश्न था कि अभी तो ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है, बच्चे लोगों को फोकस नहीं लगता है, उसके साथ में उनका इंटरेस्ट मर जाता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन गुरुकुल में पेरेंट्स का स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसके लिए बहुत सरल सा एक उत्तर है। देखिए, जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा, अभी इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑनलाइन गुरुकुल को और ऑफलाइन गुरुकुल को हमने पूरी तरह से डिवाइड कर चुके हैं। ऑनलाइन गुरुकुल पूरी तरह से अलग करिकुलम फॉलो करता है, और ऑफलाइन गुरुकुल पूरी तरह से अलग करिकुलम फॉलो करता है। ये प्लीज क्लियर कर लीजिए। ऑनलाइन गुरुकुल अलग करिकुलम फॉलो करेगा और ऑफलाइन गुरुकुल अलग करिकुलम फॉलो करेगा।
तो जो बच्चे नासिक में रह रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ही है, क्योंकि वो ऑफलाइन गुरुकुल में है, और जो ऑनलाइन रह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ही है, क्योंकि उनको एजुकेशन जहाँ पर रह रहे हैं वहां मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, क्योंकि दोनों में हम लोग क्वालिटी में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। कौन सी चीजें ऐसी है जो ऑनलाइन के गुरुकुल के बच्चे नहीं सीखेंगे, मैं उसका वर्णन थोड़ा रफली करना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाए कि हमारे बच्चा क्या सीखने वाला है। हमारे गुरुकुल में देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने सबने नाम तो सुना ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मराठा लाइट इन्फेंट्री थी, उनकी जो इन्फेंट्री थी, जो वॉर टैक्टिक्स सीखते थे उसको मर्दानी खेल बोला जाता है। जो वॉर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है मर्दानी खेल, हमारे गुरुकुल के सारे बच्चे वो जानते हैं। हमारे पास एक ट्रेनर है गुरुकुल में जो खुद मर्दानी खेल में बहुत पारंगत है, उनकी पूरी लिनियज छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्व कर चुकी है, और वो हमारे गुरुकुल के बच्चों को मर्दानी खेल यानी कि युद्ध अभ्यास, जो वैदिक युद्ध अभ्यास है वो सिखाया जाता है, और बहुत टफ होता है, वो सिखाया जाता है। तो ऑनलाइन स्वरूप में जो बच्चे हैं वो, उनके लिए ये वंचित होगा, युद्ध अभ्यास नहीं मिलेगा उन्हें। फिर उसके उपरांत हमारे गुरुकुल में जिस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, डीटी वर्शिप है, यानी कि भगवान की अर्थ विग्रह की सेवा जो है, फिजिकल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, उसको कैसे करना चाहिए, चंदन को घिसना किस प्रकार से चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण, मंत्र, मुद्रा, धारणा, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उनको सारी चीजें ऑनलाइन सिखाई जाएगी, युद्ध अभ्यास को छोड़कर, और कुछ चीजें डीटी वर्शिप यानी कि भगवान की अर्च विग्रह को छोड़कर सारी चीजें उनको ऑनलाइन स्वरूप में सिखाई जाएगी, और ऑफलाइन में उनको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ उनको सिखाया जाएगा। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि बच्चों का इंटरेस्ट, अभी देखिए वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चों के अंदर कितना इंटरेस्ट है। हमेशा एक चीज याद रखना, मैं एक अच्छा सच्चा उदाहरण देके बात करता हूँ कि हमारे गुरुकुल में एक और ऐसा विद्यार्थी है जिसका नाम है सारंग काले, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। वो विद्यार्थी ने आज तक, उसके 1 वर्ष के गुरुकुल के टाइम में आज तक उसने बस 2 छुट्टियां मारी है, वो भी उसके पिताजी को कोविड हो गया था इसी कारणवश। बाकी अन्य समय वो पूर्णतः रूप गुरुकुल सिंसियरली अटेंड किया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको अच्छे से बताया है कि गुरुकुल क्या है। देखिए, रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप आपके बच्चों को ऐसा संस्कार दोगे कि आपको टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, योर टीचर इज गुड, योर टीचर इज ग्रेट, अगर आप ये बच्चे को बोलोगे तो बच्चे के मन में टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और सेम ऑन द टीचर्स साइड, अगर हम लोग बच्चों को बोलेंगे कि आपको पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को साथ देना चाहिए, तो बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। पर अगर आप बच्चों को बोलोगे एग्जाम दे तो टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसी फालतू है, बोर करता रहता है, ध्यान नहीं देना चाहिए, तो बच्चे क्या बोलेंगे, अरे पेरेंट्स ने तो बोल दिया टीचर फालतू है, फिर हम लोग ध्यान क्यों दे। पेरेंट्स ने तो बोल दिया ऑनलाइन एजुकेशन इज बोरिंग, तो हम लोग ध्यान क्यों दे। तो इट इज व्हाट वी से देम दे डू। उन लोगों के अंदर डिसाइसिव पावर नहीं होती इतनी जल्दी। हम लोग जो उनको दिखाते हैं वो बच्चे वही देखते हैं। अगर हम उनको ये बताए कि गुरुकुल एजुकेशन इज वेस्ट, और हम उनको बोले काय तू देवाचं नाव घेतो, बच्चे बोलेंगे क्यों लेना चाहिए, मेरी मम्मी तो नहीं बोलती है। तो ये ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन है, कंप्लीटली पेरेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा अगला प्रेजेंटेशन भी उसी के ऊपर है कि सब्जेक्ट डिटेल, यानी कि क्या है हमारा सब्जेक्ट डिटेल, किस प्रकार से इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स, हम लोग किस प्रकार से बच्चों को नोट्स देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स यानी कि भगवत गीता हो या फिर कोई भी शास्त्र हो, उनको इतने सरलता से समझाया जाएगा कि उसको लाइफ में एप्लीकेबल कर सीखे, अप्लाई करना सीखे। लेसन बेस्ड होगा, पूरी तरह से लेसन बेस्ड होगा, साथ ही में उसको एप्लीकेशन रियल लाइफ चैलेंजेस के साथ दिया जाता है, और पूरी तरह से वैदिक लाइफ जो है फन फील्ड होती है, बहुत मजा आता है। सिर्फ डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन से ज्यादा तो बच्चे एंजॉय करते हैं। ये पूरी जो गुरुकुल लिविंग है उसको इतना चेरिश करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से नेक्टर भरा है। दिस इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये मानव जीवन का एसेंस है वैदिक लाइफ, जो अगर बच्चों को बचपन से मिल जाए तो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उससे तो हम देश का ही नहीं, हमारे पूरे विश्व का भला कर रहे हैं। विश्व का भला कर रहे हैं हम लोग, विश्व का कल्याण कर रहे हैं। अगर हमारा पुत्र एक सुपुत्र बन जाए, ना कि कुपुत्र बन जाए। अब कुपुत्र कब बनता है, जब हम उसको सही संस्कार नहीं देते, सही समय पे उसकी ताड़ना नहीं करते। और सुपुत्र कब बनता है, जब हम लोग उसको सही समय पे करेक्ट करते हैं, सही समय पे उसको पनिश भी करते हैं, और सही समय पे उसको प्यार भी देते हैं। वो तब क्या बन जाता है, सुपुत्र। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, वैदिक गुरुकुल क्या था, जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता था अथवा 5 वर्ष का हो जाता था, उसका उपनयनम संस्कार करवाने के बाद में उसको क्या कर दिया जाता था, उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। यानी कि 5 साल तक उसका पूरी तरह से लालन किया गया, बहुत प्रेम किया गया, ठीक है। 5 वर्ष तक उसने क्या देखा है मम्मी पापा का, सिर्फ प्रेम देखा है। फिर उसके बाद में जब वो गुरुकुल जाता है उसको डिसिप्लिन देखने मिलता है,
तो 12 वर्ष तक उसको ज्यादा प्रेम नहीं मिलता और वो डिसिप्लिन लाइफ जीता है, ट्रेनिंग अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग लेके जब वो वापस घर पे आता है एक गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने के लिए, तो उसको कौन सी मेमोरीज याद आती है घर की? प्यार वाली। तो वो कैसे डील करता है घर वालों से? प्यार से। परंतु आजकल क्या हो रहा है, बच्चे तो फुल टाइम घर पे ही रहते हैं, ठीक है, उनको उस प्रकार के संस्कार नहीं मिल रहे। इसी कारणवश उनका जो रिस्पेक्ट है पेरेंट्स के प्रति वो धीरे धीरे डे बाय डे कम होते जाता है, क्योंकि बचपन तक तो पेरेंट्स ने प्यार किया, पर वही पेरेंट्स आज उनको फटका मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उनके उनके आंखों के सामने वो इंप्रेशन कम हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोगों को बैलेंस करते आना चाहिए। सही समय पे क्या करना है, सही समय पे क्या नहीं करना है, इट इज टू बी टोल्ड टू द चाइल्ड। और ये वैदिक लाइफ, वैदिक पेरेंटिंग का बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा अंग है, बहुत मुख्य अंग है। तो सब्जेक्ट डिटेल में भी इसको बताया गया, बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि फन फिल्ड वैदिक लाइफ का अर्थ क्या होता है? इट शुड बी डिसिप्लिन्ड, लवेबल, मोटिवेटेड लाइफ। घर से ही अगर उसको मोटिवेशन आएगा तो वो गुरुकुल अच्छे से करेगा। अगर घर से उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है गुरुकुल करने के लिए, तो वो हम लोग कितना भी लाख चिल्ला चिल्ला कर उसको बताए, नहीं कर पाएगा। रोल ऑफ पेरेंट्स। चिल्ड्रन डोंट लर्न थ्रू ईयर, दे लर्न थ्रू आईज। जैसे मैं पहले एग्जांपल दिया एक विद्यार्थी का, उसके पिताजी ही मूवीज देखते थे, तो बच्चे में तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बच्चों को सुबह जल्दी उठने बोल रहे हैं, और अगर वो बच्चा खुद जल्दी उठने का प्रयास कर रहा है पर उसकी मम्मी बोलती है, अरे तू कशाला उठता है, तू क्यों जल्दी उठ रहा है, अभी तक तो 4 ही बजे है या 5 ही बजे है, सो जा चल। क्योंकि वो मम्मी खुद नहीं उठ रही, पिताजी खुद नहीं उठ रहे। और हमें अगर बच्चे का समग्र विकास करना है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम लोग 24/7 बच्चों को कंफर्ट जोन दिखाएंगे, तो जब लाइफ आगे जाके मिजरेबल बनती है, स्ट्रगल्स आते हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से उनको इतना कंफर्ट दिया जाता है कि वो इसके लिए रेडी ही नहीं होते, अपने अनकंफर्टेबल स्ट्रगल्स के लिए रेडी ही नहीं होते। तो पेरेंट्स को पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर पेरेंट्स बुक पढ़ेंगे तो बच्चे बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। अगर पेरेंट्स योग करेंगे तो बच्चे भी योग करना शुरू करेंगे। अगर पेरेंट्स समय पर आहार लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, तो बच्चे भी अच्छा ही आहार लेंगे। अगर पेरेंट्स टीवी का पूरी तरह से त्याग कर देंगे तो बच्चे भी टीवी का त्याग कर देंगे। अगर आप भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, भगवान की प्रशंसा करोगे, तो बच्चे भी आपको देख के वही करेंगे। बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं और वही कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को संस्कृति दोगे, संस्कृति की बातें बताओगे, प्रभु श्री राम, महाभारत, कृष्ण, ये सारी चीजों के बारे में बताओगे, तो बच्चे वही लेंगे। अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा मॉडर्न 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 करोगे, बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? बच्चे हमें संस्कृति का त्याग कर देंगे, पूरी तरह से त्याग कर देंगे, जो आजकल के यूथ कर रहा है, पूरी रूप से कर रहा है यूथ। तो इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग गुरुकुल में क्या करने वाले हैं, हम लोग हर महीने कम से कम 2 सेशंस पेरेंट्स के लेंगे। कुछ चीजें बताएंगे पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स अगर फॉलो करेंगे तो बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशनल रहेगा और गुरुकुल के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरुकुल क्या है? गुरु का अर्थ है गुरु का घर। यहाँ पे गुरु का घर अर्थात आपका घर है। आप ही बच्चे के गुरु हो और हम भी बच्चे के गुरु हैं, और हम तीनों मिलकर बच्चों को शेप करने वाले हैं। तो इसमें आपके साथ की पूरी तरह से अभिलाषा है हमें। और अंततः मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे की प्रगति जो है वो मुमकिन है अगर आप उसको कंड्यूसिव यानी कि सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो। अगर आप उसको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करोगे तो बच्चे के ग्रोथ के लिए इट इज नॉट गुड। प्रोवाइड हिम अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपकी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आप नहीं दोगे बच्चों को, अगर आप बिल्कुल नहीं दोगे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाएगा? आप आगे जाके उसको बोलोगे कि क्या है यार, क्यों ऐसा हो रहा है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ रोल ऑफ पेरेंट्स में। देखिए, बच्चों को ग्रोथ करने के लिए ना ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बच्चों को ग्रोथ करने के लिए ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि महाभारत से हम लोग एग्जाम्पल लेके मॉडर्न टाइम्स तक आएंगे। गांधारी ने कभी अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया। गांधारी ने अपने बच्चों को, कौरवों को कभी आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि जिस साइड पे कृष्ण है उस साइड पे धर्म है, उस साइड पे विजय होगी। तो आशीर्वाद देगी क्या ही पता। और पांडवों को सबका आशीर्वाद था, कुंती महारानी का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, सबका आशीर्वाद था, तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखो, देखो हम लोग कभी कभी गुस्सा होते हैं तो हम लोग बच्चे को क्या बोलते हैं? जा मर जा। हम लोग गाली देते ना, ऐसा बोलते हैं जा मर जा, और कहाँ से मेरे जिंदगी में तो आ गया, कहाँ से मेरे जिंदगी में तो पनौती बनकर आ गया है, इतनी डिफिकल्टी हो रही है, जब से तू आया है हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है, तेरे कारण मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तेरे कारण मेरे जो एस्पिरेशंस थे, जो ड्रीम थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। पता है आप क्या कर रहे हो?
आप बच्चे को ये चीजें बोलकर उसकी सेल्फ लाइफ में, उसकी लाइफ में आप बहुत बड़े हिंड्रेंस बन रहे हो। इससे बहुत गंदे वाइब्रेशंस बच्चे के दिमाग में जाते हैं और वो एक दिन सोचने लगता है कि क्या सच में मैं इतना घटिया हूँ, क्या मेरे बर्थ होने से सच में ऐसा हुआ है। और ये सारे इंप्रेशन उसके बॉडी में जाने के बाद में सारी डिफॉर्मिटीज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आने लगती है। तो कभी भी अपने बच्चों को कर्स मत कीजिए। डोंट कर्स योर चाइल्ड, because your child is your responsibility, your child is your lord, your child is your सेवा। अपने बच्चे का लालन पालन आपकी सेवा के स्वरूप में देखिए ना, उसकी जिम्मेदारी मत देखिए, सेवा है। आपको उसको अच्छे से समझाना है, उसको संस्कार देना है, उसको पोषित करना है, क्योंकि यही बच्चा आगे जाके आपको इस मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त करेगा। एक पुत्र बनेगा जो पितरों को तारता है। तो आपको बच्चों को कर्ज नहीं करना है, बिल्कुल भी कर्ज नहीं करना है। अगर आप जितना आशीर्वाद दोगे बच्चों को, आपके बच्चे उतना ही प्रगति करेंगे, क्योंकि दे नीड ब्लेसिंग्स। उनको रोज ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए जिसके कारण बच्चे आगे बढ़े, उनको हेल्प हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्लीज मत कर्ज कीजिए अपने बच्चों को। दे डोंट डिजर्व कर्ज, दे आर वेरी स्वीट, दे आर कृष्णाज गिवन गिफ्ट टू यू। भगवान ने दिया हुआ उपहार है आपके लिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनको कर्ज मत दीजिए, उनको मत ज्यादा गलत गलत सलत बोलिए, क्योंकि आप जैसी चीजें बोल रहे हो वो उनके मनोमय कोश को अफेक्ट कर रही है, और जिससे उनका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की पूरी तरह से विनाश हो जाता है। तो ये रोल ऑफ पेरेंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ आपको अंततः उनको गुरुकुल के लिए रोज मोटिवेट करना है, एक्टिविटीज के लिए रोज प्रतिदिन मोटिवेट करना है, और गुरु जो आचार्य है गुरुकुल के, उनसे टच में रहना है, संपूर्ण से टच में रहना है। तो इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं, परंतु अभी सबसे मुख्य अंग है इस प्रेजेंटेशन का, वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपको प्रश्न है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग चैट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न लिख सकते हो। तो हमारे गुरुकुल से एक रिप्रेजेंटेटिव वो प्रश्न को पढ़ के मुझे बताएगी। आप लोग प्रश्न माइक पे नहीं बोलोगे, आप लोग प्रश्न चैट बॉक्स पे लिखोगे, और वो प्रश्न हमारे गुरुकुल की एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे पढ़कर बताएगी, और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपके किसी प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए प्रयास करूंगा। जब तक अभी प्रश्न